नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सरल आवर्त गति का। चलिए शुरू करते हैं। सरल आवर्त गति। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कांपनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है यदि आवृत्ति n है तथा आवर्तकाल t हो तो n = 1/t। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी कि मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। ठीक है, जब अंत बिंदुओं से गुजरेगा तो क्या होगा कि उसका त्वरण जो है वो अधिकतम हो गया। लेकिन पहले क्या था, जब वो अपनी मध्यमान स्थिति में यानी बीच की स्थिति में था तो त्वरण क्या था, उसका शून्य था। ठीक है, उस पर जिस टाइम पर शून्य था उस टाइम पर क्या था, जो कार्य करने वाला जिस बल था वो कोई कार्य नहीं करता है। अब जब त्वरण अधिकतम हुआ तो प्रत्यानयन बल जो है वो अधिकतम हो गया। गतिज ऊर्जा जब शून्य हुई तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो गई। जब गतिज ऊर्जा अधिकतम थी तो स्थितिज ऊर्जा आपकी शून्य हो जाती है। जब वेग अधिकतम था तो आपका त्वरण जो था वो शून्य था और अब वेग शून्य हो गया। ठीक है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक यानी कि बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं या ये गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल T = 2π√L/g, जहाँ L जो है वो डोरी की प्रभावी लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा, लंबाई कम होगी तो T घट जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो है वो घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ आपको समझ, अगर लड़की खड़ी हो रही है तो क्या होगा, आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान का कितने भी लोग आकर बैठ रहे हैं, जैसे उसके बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ गई तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/g। ठीक है, √L/g, सॉरी।
T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी तल से अगर आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो g का मान क्या होगा, कम होगा, और g का मान अगर कम होगा तो t का मान जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, और t के साथ जो l है वो अनुक्रमानुपाती है, यानी t बढ़ेगा तो l बढ़ेगा, t घटेगा तो l घटेगा, लेकिन g और t में विपरीत संबंध है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारहीनता के कारण g 0 हो जाएगा, अतः घड़ी का आवर्तकाल जो है वो अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। देखिए ये पॉइंट काफ़ी पूछा जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में L कम होने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज़ चलने लगेगी। ठीक है, तो आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है कि जो पेंडुलम है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम लेगा तो इसका मतलब ये है कि घड़ी सुस्त हो रही है, और जब जल्दी जल्दी वो करेगा आवर्तकाल तो इसका मतलब ये है कि घड़ी तेज़ चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 गुना है। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लोलक की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए जो घड़ियाँ हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं और सर्दियों में तेज़ हो जाती हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, वो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय यानी वही आवर्तकाल हो गया, कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। अब ये क्यों बढ़ेगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था। चलिए तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।